नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम लागत में छतों पर, खेत की मेड़ों के किनारे और तालाबों के किनारे किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है वह खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर हरीश शर्मा से। तो मधुमक्खी पालन आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए भी है। और इसकी जो सबसे अहम भूमिका है मधुमक्खियों की व अन्य कीट परागणकर्ताओं की, उसको देखते हुए आज इस व्यवसाय की न केवल प्रदेश में लेकिन हमारे देश में जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है तो मधुमक्खी पालन भी उभर करके आ रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। तो जब मौन पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जिनके साथ हम मौन पालन कर सकते हैं। तो जो मधुमक्खियों की प्रजाति हैं उनमें से एक हमारी इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वह एक देसी प्रजाति जो हमारे घर घर में पाई जाती है उसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी मधुमक्खी के साथ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इटालियन मधुमक्खी है उसके साथ कमर्शियल बी कीपिंग जो है वो ज़्यादा संभव भी है और प्रचलित भी है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी अगर हम भुवनेश्वर वाली बात करें या और भी हमारे जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो मधुमक्खी पालन है वो देसी प्रजाति के साथ प्रचलित है और बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। हमारा जो ये मधुमक्खी पालन है इससे हमें कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जिससे जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ ही जहां उन्होंने मधुमक्खियां अपनी रखी हैं तो उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो विभिन्न प्रकार के फसलों में परागण करती हैं जिससे हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ जो वनस्पति है जिस पे वो मधुमक्खियां घूम रही हैं वहाँ भी वो परागण करके उनका बीज व उनका संवर्धन में सहायक सिद्ध होती हैं। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी अपना सकते हैं, मध्यम स्तर पर भी अपना सकते हैं और कमर्शियल
लेवल पे भी अपना सकते हैं, जिससे पूरे के पूरे परिवार का खर्चा मौन पालन से ही चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण जो हमें कुशलतापूर्वक मौन वंशों के प्रबंधन के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, उनके स्थानांतरण के बारे में, इत्यादि इत्यादि जो भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हमारा जो कौशल विकास कहते हैं मधुमक्खी पालन में वो हो जाए। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो है हमारी संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं। आम के बाग हमारे राज्य में सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और हमारे जिन किसानों ने आम का नया बाग लगाने के लिए रेखांकन करके गड्ढों की खुदाई कर दी थी, उनके लिए आम के पौधे लगाने के लिए वर्तमान समय उचित चल रहा है। तो आप आम की उन्नतशील किस्मों का चयन कर पौधों की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय गंजबसौदा, जिला विदिशा की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आराधना कुमारी से। और मैं आज आपको आम की खेती कैसे की जाए, आम के बगीचे कैसे लगाए जाएं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम एक बहुत महत्वपूर्ण फल है तथा पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। लोग बगीचों में लगाते हैं। इसको बहुत पसंद किया जाता है। हर वर्ग और हर मीन्स आयु के लोगों के लिए ये बहुत पसंदीदा फल है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करें और बगीचे कैसे लगाएं, इसको शुरुआत से लेके सब मैं आपको बिंदुवार जानकारी दूंगी। उन्नतशील किस्मों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी कुछ भी हो और तापमान और इन सब, अगर ये सब फेवरेबल है, सब अच्छी स्थिति में, अगर हम किस्मों का अच्छा चुनाव नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा फलदायक नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांजो, तोतापुरी, हिमसागर, किशनभोग, ये सब अच्छी किस्में हैं जो लगानी चाहिए। पर इन सब में थोड़ी समस्या होती है कि एक साल ये अच्छा फलन करती हैं और अगले साल उतना अच्छा फलन नहीं करती हैं। तो इसके लिए कुछ नई विकसित किस्में हैं, जैसे मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी, गौरव, राजीव, रत्ना, ये प्रजातियां हर साल फल देती हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करके हम हर साल फलन को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने आम का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और गड्ढों की खुदाई तथा खाद उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। जब हम आम के बगीचे लगाएं तो इसमें भूमि का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो आम ऐसा फल है जो हर तरह के मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान देनी है कि अधिक बलुई मिट्टी, पथरीली, क्षारीय तथा जल भराव वाले ज़मीन में इसको ना लगाएं। और ये बात मैं और मुख्य रूप से बताना चाहूँगी कि किसान भाई, चूँकि बारिश का मौसम है, जल भराव की स्थिति जहाँ बनती है वहाँ जल निकास की व्यवस्था कर लें। अतः अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है इसके लिए। वृक्षों के रोपण के संबंध में ये ध्यान रखना जरूरी है कि वर्षा काल में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि वर्षा जहाँ बहुत ज़्यादा होती हो तो बरसात जब खत्म हो रही हो तो उसके अंत में ही नए पौधे लगाएं। पौधे लगाने के लिए जो मेन खेत है आपका, जहाँ आप पौधे लगाएंगे, बगीचे लगाएंगे, उसको अच्छे से उसकी जुताई कर लेनी चाहिए। जो खरपतवार पहले से हैं उसको हटा लेना चाहिए। उसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को वर्गाकार आकार में लगाना सबसे अच्छा होता है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 मीटर पर्याप्त होती है। पर आजकल सघन जो बगीचे लगाए जाते हैं वो भी प्रमुख है। उसमें आम्रपाली जो किस्म लगाई जाती है वो प्रमुख है। उसमें जो है 2.5 मीटर की दूरी, 2.5 मीटर की दूरी ही पर्याप्त होती है। गड्ढे जो बनाएं उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि गड्ढे का जो आकार होना चाहिए वो 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर का होना चाहिए। लेकिन आजकल 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर भी के गड्ढे बनाए जाते हैं, जो कि अच्छे रहते हैं। गड्ढे बनाते समय ये ध्यान रखें कि जब हमें पौधा लगाना हो उसके 1 महीना पहले ही आप गड्ढा बना ले। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी को एक तरफ और नीचे की 70 सेंटीमीटर मिट्टी को दूसरी तरफ रखें। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर की 30 सेंटीमीटर वाली मिट्टी भरनी चाहिए। उसके बाद लगभग 35 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट को नीचे वाली मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भरना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस
पाउडर प्रति गड्ढे की दर से खाद मिलाते समय डालना चाहिए। किसान भाई गड्ढे को भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर तक उठा हुआ भरें। खाद डालकर और उसमें पानी सिंचाई करके उसको गड्ढे को बंद कर लेना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आप जो है निशान लगा ले। उसके बाद जो निशान हम बनाते हैं उसमें जब नर्सरी से पौधे लाते हैं उसको लगाना होता है, तो हम जितना हमारा पॉलीथीन में वो जो हमारा नर्सरी से पौधा लाया गया है उसमें मिट्टी है, उस हिसाब से फिर से वो उस जगह से मिट्टी निकाल लेनी चाहिए और उसके बाद वो पौधा लगा देना चाहिए। पौधा लगाने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको शुरुआत में हर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन करें, ना करें तो हर दूसरे दिन करना चाहिए। और जब 2-3 महीने का पौधा हो जाता है तो हम सप्ताह में 1 दिन भी कर सकते हैं। इसमें अब चूंकि बारिश का मौसम है तो मैं निराई गुड़ाई की विशेष बात करूंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में खरपतवार बहुत उपज जाते हैं, पनप जाते हैं। तो आपका जो 2 मीटर की परिधि जो हर पेड़ के चारों ओर बनती है, वहाँ से आप ध्यान रखें कि उसकी अच्छी जुताई कर लें और उसके बाद जो भी खरपतवार हो उसको हाथ से निकाल लें, या फिर अगर हाथ से नहीं होता तो मैकेनिकल भी विधि से जो आजकल साइकिल और ये सब आते हैं उससे पौधों के चारों ओर लगा लें। जब भी निकालें, जब भी इस्तेमाल करें, आप ये ध्यान जरूर दें कि जो पौधों का जो आम का पेड़ है उसके जड़ और तना को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये विशेष ध्यान दें। और निराई गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि ये जो मेन जो है हमारा आम का पौधा, उसको जो हम न्यूट्रिएंट देते, पोषक तत्व देते, वो नहीं तो वो खुद ले लेंगे और हमारा पौधा जो होगा उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। ये सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो व्यावसायिक तौर पे अगर आप आम लगा रहे हैं तो आपको बहुत मुनाफा होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान दी जाती है कि वे अपने खेतों में 3 से 4 स्थानों पर नियमित अंतराल पर आम, अमरूद और केला इत्यादि और वानिकी वृक्षों के रोपण के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इनके रोपण का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। बाजरा, मक्का, सोयाबीन और सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें और सभी फसलों में सफेद मक्खी और चूसक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें। इस मौसम में किसान स्वीट कॉर्न, जिसमें माधुरी, विन ऑरेंज और बेबी कॉर्न में HM4 की बुआई कर सकते हैं। जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर रखें। यह समय चारे के लिए, ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। लोबिया की बुआई का भी यह उपयुक्त समय है। जिन किसानों ने बैंगन, मिर्च, गोभी, टमाटर आदि की पौध तैयार कर ली है, वे मौसम को ध्यान में रखते हुए रोपाई मेड़ों पर करें और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। फलों में आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई शीघ्र करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल घोलकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी और सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर, साफ और ताजा पानी दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भदोही, जिला रीवा के कृषक अतर सिंह ने। ये शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अतर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है, ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है, हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों भर सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में हम लोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वार्मिक पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए, साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है, तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नाइट्रोजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीजन है, इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। जहाँ तक बात शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की है, तो आप कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, आर्का गौरव, आर्का मोहिनी, इंदिरा इत्यादि किस्मों से किसी भी किस्म का चयन कर खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा छिड़काव करना सही रहता है। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है, साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है। जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में, माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।